वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करने जाएंगे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर से एग्जाम में बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, तो जब न्यूरोट्रांसमीटर हम शुरू करें उससे पहले आप लोगों को मेक श्योर कि आपको न्यूरॉन्स का बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी बेसिक फंक्शनिंग पता हो। अगर वो पता होगी तभी जाकर के हमको न्यूरोट्रांसमीटर अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए मैं जो आप लोगों को पढ़ा रही हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगी, आपको नोट्स भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर को न्यूरोट्रांसमीटर के। न्यूरोट्रांसमीटर में आपको पढ़ाऊं उससे पहले थोड़ा सा हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को एक बार और देख लेते हैं कि न्यूरॉन किस तरीके से होता है, इसमें क्या क्या चीजें मिली। देखिए गाइस, सबसे पहले ये वाली चीज तो हो गई आपकी सेल बॉडी या सोमा, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सेल बॉडी और सोमा के बाद में ये वाला जो आपको ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, ये शाखाओं जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं ना, ये होते हैं आपके डेंड्राइट्स। ठीक है, इन्हीं को यहीं से क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो ली जाती है किससे, नेक्स्ट न्यूरॉन से या इससे पहले वाले न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन ली जाती है। ठीक है, और इसके बाद में ये यहाँ पे जो आपको दिख रहे ये वाली चीजें, ये एक्सॉन टर्मिनल होते हैं। एक्सॉन टर्मिनल क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को यानी कि सिग्नल को आगे अगले न्यूरॉन तक भेजते हैं। अगले न्यूरॉन के फिर डेंड्राइट होते हैं, वो इस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कैच करते हैं, और इस तरह से ये चीजें सिग्नल आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीजें हैं। एक और ये है, यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये आपका क्या है, आपका एक्सॉन है। एक्सॉन के माध्यम से सिग्नल जो है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो कि यहाँ पे होते हैं आपके, है ना, एक्सॉन इलेक्ट, जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शुरू होती है, वो आगे अगर एक्सॉन के अंदर आगे बढ़ेगी तो किसके थ्रू बढ़ेगी, एक्सॉन के द्वारा आगे बढ़ेगी। और एक्सॉन हिलक के द्वारा यहाँ पे इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल के द्वारा ये आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल ऑल और नन के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि अगर न्यूरॉन जो है, एक्सॉन जो है वो फायर होगा तो पूरी तरीके से होगा, और अगर नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल किस पे, ऑल और नन के सिद्धांत पे काम करती है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, और ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना ब्लू कलर में, ये होती है आपकी माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या करती है, एक्सॉन को क्या बनाती है, इंसुलेटर की तरह एक्सॉन के लिए काम करती है, ताकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त हो रही है उसको क्या किया जा सके, इंसुलेट किया जा सके, एक जगह स्टोर करके रखा जा सके, और सिग्नल को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। माइलिन शीथ जो है वो दो प्रकार की होती है। कौन से दो प्रकार की होती है आपकी, एक होती है आपकी सीएनएस में माइलिन शीथ, है ना, और एक होती है आपकी पीएनएस में माइलिन शीथ। सीएनएस में कौन बनाता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा, और आपकी पीएनएस में माइलिन शीथ कौन बनाता है, ये मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, यानी कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बता दिया था, तो होपफुली आप लोगों को पता होगा। ठीक है, डन, आप लोगों को बात समझ आ गई। चलते हैं आगे की तरफ। आज का टॉपिक ये नहीं है, आज का टॉपिक है न्यूरोट्रांसमीटर। व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर? बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल सब्सटेंस यानी कि रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को, यानी कि हमारी विभिन्न फिजिकल एक्टिविटीज को जो है वो मेंटेन करने का काम करते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो बॉडी की जितने भी वर्किंग है, जितनी भी फंक्शनिंग है, वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ठीक है, आपका सोना, उठना, बैठना, खुश होना, दुखी होना, बीमार होना, डिसऑर्डर का शिकार होना, इन सब पे बहुत ज़्यादा हद तक न्यूरोट्रांसमीटर का क्या होता है, कंट्रोल होता है। चलिए डेफिनेशन की तरफ देखते हैं हम इसकी, कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो पूरे शरीर में न्यूरॉन, जिन्हें तंत्रिका कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है, और लक्ष्य कोशिकाओं के बीच संकेतों को ले जाते हैं, बढ़ाते हैं और संतुलित करते हैं। ये लक्ष्य कोशिकाएं ग्रंथियों, मांसपेशियों या अन्य न्यूरॉन्स में हो सकती है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, बेसिकल रासायनिक तत्व होते हैं या केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ये यहाँ पे देखिए केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो क्या करते हैं, कैरी करते हैं, बूस्ट करते हैं और बैलेंस करते हैं किसको, सिग्नल्स को, किनके बीच में, न्यूरॉन्स के बीच में। यानी कि न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल्स को बैलेंस करने का काम, उन सिग्नल्स को बढ़ाने का काम या उन सिग्नल्स को कम करने का काम जो है वो किसका होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का होता है। और न्यूरोट्रांसमीटर ये काम किस तरीके से करते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर बॉडीली नीड करते हैं, यानी कि हमारे जैसी शरीर की जैसी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुसार वो ये काम करते हैं। ठीक है,
चलिए होपफुली आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। चलते हैं आगे की साइड में। ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूरोट्रांसमीटर होते कहाँ हैं और काम किस तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया है, तो अगर आप इसको थोड़ा ठीक से देख पा रहे होंगे गाइस, तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये एक न्यूरॉन है आपका, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेती हूँ पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखें, देखिए ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये पूरा न्यूरॉन है ना। इस न्यूरॉन के साथ में ये एक्सोन है, यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पे फिर ये दूसरा न्यूरॉन है, तो ये न्यूरॉन नंबर 1 हुआ, सॉरी हाँ, ये न्यूरॉन नंबर 1 हुआ, ये न्यूरॉन नंबर क्या हुआ, 2 हुआ। तो नंबर 1 और नंबर 2 दो न्यूरॉन है, ठीक है। अब इनके बीच में किसी सिग्नल को यहाँ से लगा के वहां तक जाना है। मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन में जो लास्ट एक्सोन टर्मिनल होते हैं, ठीक है, ये एक्सोन टर्मिनल जो है इनको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। क्या बोलते हैं गाइज इसको, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिस न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी दूसरे न्यूरॉन तक, तो जो पहले वाला न्यूरॉन होता है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है। वेरएज़ ये जो दूसरा वाला आपको दिख रहा है ये है आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को ले रहा है किससे, पहले वाले से, ठीक है। तो ये 2 वर्ड आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक। अब यहाँ पे आप देखिए कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के ये एक्सोन टर्मिनल है और ये क्या है, इसके डेंड्राइट। तो एक्सोन टर्मिनल से डेंड्राइट तक क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सोन टर्मिनल, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, ये एक्सोन टर्मिनल और ये हो गया डेंड्राइट। इन दोनों के बीच में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। कैसे होते हैं वो भी देखिएगा। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे ऐसे करके फिर आपको आगे की साइड में बड़ा करके बता रखा है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसको आगे की साइड में, ठीक है, थोड़ा सा और इसको देखेंगे, ये यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगर हम इसको देखेंगे गाइस, तो ये देखिए, ये हो गया आपका, क्या हो गया, एक तरह से ये हो गया आपका एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो देखिए गाइस, ये जो है आपका एक्सोन टर्मिनल हो गया और ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये आपका हो गया डेंड्राइट, ठीक है। किसका पार्ट है ये, डेंड्राइट है। बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो ये दोनों चीजें, अब जब आगे बात करेंगे तो जो आपका एक्सोन टर्मिनल होता है, इसमें ये छोटी छोटी क्या होती है, वेसिकल्स होती है, साइनेप्टिक वेसिकल होती है। साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस भरे होते हैं, इन केमिकल सब्सटेंस को ही न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। कहाँ पे, एक्सोन टर्मिनल के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। देखिए ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। बात समझ आ गई। अब क्या होता है कि ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे ये वाला एरिया होता है आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट होती है ना ये, जब एक एक्सोन टर्मिनल के बीच में और एक किसके बीच में, आपका जो डेंड्राइट है उसके बीच में एक छोटी सी जगह खाली होती है जिसमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है। तो वो वाला जो स्ट्रक्चर होता है या वो जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्स। क्या कहते हैं, साइनेप्स, ठीक है। तो इस साइनेप्स में फिर अगर हम आगे जाएंगे डेंड्राइट की तरफ, तो डेंड्राइट में क्या होता है, कुछ इस तरीके से सिग्नल को, जो आप यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे, उन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स बने होते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये रिसेप्टर है जो क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर को अडेप्ट करेंगे या उनको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और इस तरह से फिर आगे की एक्टिविटी को अंजाम देंगे, ठीक है। होपफुली आप लोगों को बात समझ आ रही होगी कि किस तरीके से काम होता है। एक्सोन टर्मिनल जिसके अंदर वेसिकल होती है, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इसके बाद में जो आपका क्या हुआ, डेंड्राइट। डेंड्राइट के अंदर क्या होते हैं, आपके रिसेप्टर होते हैं जो पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं। बात समझ आ रही है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है।
तो इस तरीके से ये पूरे पूरे, बाकी की और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको अभी हमें समझने की जरूरत नहीं है। बेसिक फंक्शनिंग होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एक्सॉन टर्मिनल के अंदर है वेसिकल, वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, वहां से रिलीज होते हैं, कहाँ पे जाते हैं, आपके एक्सॉन में बने हुए रिसेप्टर्स की तरफ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जो एक्शन पोटेंशियल जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही होती है, तो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करते हैं, इन वेसिकल्स को ट्रिगर करते हैं। क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, और पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और वो न्यूरोट्रांसमीटर फिर रिसेप्टर तक जाते हैं, और इस तरह से ये जो प्रक्रिया है ये आपके आगे की साइड में चलती रहती है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये वाला जो पॉइंट है न्यूरोट्रांसमीटर वाला, कि किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये आपको फंक्शनिंग पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अभी हम रीअपटेक और ये जब सीखेंगे ना, तो वहां पे भी ये चीज आपको हेल्प करेगी। चलिए चलते हैं आगे की साइड में। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए, ऐसे तो टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए उनकी वर्किंग जो है या उनकी फंक्शनिंग के बिहाफ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3। अब उन तीनों टाइप में क्या क्या होता है उसको देखेंगे एक एक करके। ठीक है, 1 बाय 1। चल, तो आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है, अब तक जो है 60 से ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर की खोज की जा चुकी है। कितने अभी तक साइंटिस्ट या रिसर्चर्स ने कितने न्यूरोट्रांसमीटर खोजे, 60 या उससे ज्यादा अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर को खोजा गया है। लेकिन आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि अभी भी पूरी कितने न्यूरोट्रांसमीटर किसी की बॉडी में काम करते हैं, यह अभी भी पूरी तरह से पता नहीं है। अभी तक हम सिर्फ 60 से ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पता कर पाए। इन न्यूरोट्रांसमीटर को क्या किया गया है, 3 कैटेगरी में 3 तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है। अब जो 3 क्लासिफाई करके बताए गए हैं उनमें होता है एक आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक होता है आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और एक होता है आपका मॉड्यूलेटर न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। ठीक है, अगर आप हिंदी में इनको बात करें तो हिंदी में इन्हीं न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर, और इनहिबिटरी मतलब कि निषेधात्मक या निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और मॉड्यूलेटर जो कि आपकी किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर के प्रभाव को मॉड्यूलेट करने का काम करते हैं, वो आपके मॉड्यूलेटर या मध्यम वर्गीय न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई, वेरी गुड। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश में समझेंगे, देन हिंदी में देखेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले अगर हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं, तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं लाइक्लीहुड दैट द न्यूरॉन विल फायर इन एक्शन। यानी कि जो न्यूरॉन्स का जो एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, या न्यूरॉन जो फायर कर रहा है, उस फायरिंग को, उस एक्शन पोटेंशियल की स्पीड को एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स का जो होता है, जब ये एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, डेफिनेटली जो है आपके सिग्नल्स की जो स्पीड है वो एकदम से क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। इस एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं, देखिए बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे होते हैं जो एक्साइटेटरी भी के लिए भी वर्क करते हैं, इनहिबिटरी की तरह भी वर्क करते हैं, और न्यूरोमॉड्यूलेटर की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, मैं उसके बारे में अभी बाद में बताऊंगी। मैं अभी आपको ये बताती हूँ कि प्योरली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है। ठीक है, तो प्योरली अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, यानी जिनको एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन भी कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर या उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर हिंदी में इसको कहा जाता है। यह बात आप लोगों को याद रखना है। अब जब आगे की साइड बात करेंगे हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर। इस न्यूरोट्रांसमीटर में आपके क्या होता है, ये तरह के न्यूरोट्रांसमीटर जो आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की एक्टिविटी है, यानी कि सिग्नल को आगे बढ़ने की जो एक्टिविटी है उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है। और अगर देखा जाए तो प्योरली जो आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो है आपका गाबा। कौन सा, गाबा। जो गाबा होता है यानी कि जो गामा बायूट्रिक एसिड जो होता है आपका, वो आप लोगों का क्या होता है, प्योरली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके अलावा एंडोर्फिन भी एक
आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अभी हम बात करेंगे करते क्या है इसके बारे में, इनके फंक्शन के बारे में भी, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं तो होपफुली आपको एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी समझ आ गया। एक्साइटेटरी जो सिग्नल्स की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, इनहिबिटरी जो सिग्नल की एक्टिविटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये दो चीजें आप लोगों को याद रखनी। आगे हम बात करेंगे, ये हिंदी में है, हिंदी वाले बच्चे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। अब बात कर लेते हैं तीसरे टाइप के। तीसरे जो है कैटेगरी है हमारे, वो है मॉड्यूलेटर न्यूरोट्रांसमीटर की। मॉड्यूलेटर न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होता है आप लोगों को याद रखना है, दिस न्यूरोट्रांसमीटर ऑफन रेफर्ड टू एज न्यूरोमॉड्यूलेटर्स, इनको न्यूरोमॉड्यूलेटर्स के नाम से भी जाना जाता है, आर कैपेबल अफेक्टिंग अ लार्जर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एट अ सेम टाइम। मतलब एक ही वक्त में ये बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, उनको प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और इसके अलावा दिस न्यूरोमॉड्यूलेटर्स आल्सो इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ अदर केमिकल मैसेंजर। बेसिकली ये वो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जो दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं उनकी स्पीड को, उनकी रिलीज को, उसको प्रभावित करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, यानी कि उनको इन्फ्लुएंस करने की पावर रखते हैं। जैसे एसिटिल कोलाइन है, एसिटिल कोलाइन बोल सकते हैं, एसिटाइल कोलाइन बोल सकते हैं, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो एसिटाइल कोलाइन जो है वो क्या करता है, ग्लूटामेट की एक्टिविटी को क्या करता है, उसमें सपोर्ट करता है, ठीक है। तो एसिटाइल कोलाइन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक्साइटेटरी भी है, जो इनहिबिटरी भी है और जो न्यूरोमॉड्यूलेटर की तरह भी काम करता है, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगी कि किस तरीके से काम कर रहे हैं और इनकी मेन फंक्शनिंग क्या है, ठीक है। होपफुली अभी आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे की साइड बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर दैट एक्ट एज न्यूरोमॉड्यूलेटर इंक्लूड, मैंने बताया आपको एसीएच यानी कि एसिटिल कोलाइन हो गया या एसिटाइल कोलाइन हो गया। अब आपका एक और आता है डोपामाइन, ये भी आपका न्यूरोमॉड्यूलेटर की तरह काम करता है। सेरोटोनिन, हिस्टामिन और एक और हो गया आपका कैनेबायोनाइड्स, ठीक है। ये भी आप लोगों के न्यूरोमॉड्यूलेटर की तरह काम करते हैं। ये चीज आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ओके गाइस, डन। चलते हैं आगे की साइड में, और ये मेरे हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो क्या करते हैं, दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स को क्या करने का काम करता है, एक ही संख्या में, बड़ी संख्या में न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और अन्य रासायनिक दूत यानी कि आपका, सॉरी थोड़ा सा ट्रांसलेशन में इसमें प्रॉब्लम हुई है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभाव को भी प्रभावित करते हैं, यानी कि अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर के जो इफेक्ट होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की पावर ये रखते हैं, ठीक है। चलिए होपफुली समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे की साइड में। अब जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर को है ना, देखा जाए तो बॉडी की जो एक्टिविटी है, जो फंक्शनिंग करवाते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर, उसके आधार पे इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऐसे 4 से 6 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो हम इन सारे पार्ट्स को एक एक करके समझेंगे कि कौन से पार्ट में क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। क्लियर, बात समझ आई। अच्छा, इसको अभी मैं डीप डाइव नहीं करवाऊंगी, पहले मैं आपको मेजर, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी और न्यूरोमॉड्यूलेटर के बारे में पढ़ाऊंगी, उसके बाद फिर मैं वापस से यहाँ पे आऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप याद रखिएगा कि एमिनो एसिड्स, न्यूरोट्रांसमीटर को एक कैटेगरी क्या है, एमिनो एसिड्स, ठीक है। एमिनो अम्ल क्या करते हैं, आपकी अलग अलग एक्टिविटीज में क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो एमिनो एसिड के आधार पर कितने एमिनो एसिड है आपकी बॉडी में, इसके आधार पे देखा जाए तो 2 आपके एमिनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर होंगे। एक होगा आपका गामा, ठीक है, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, और एक होता है आपका ग्लूटामेट, ठीक है। ये 2 आपके एमिनो एसिड में आते हैं, अभी के लिए नाम याद रख लीजिए, ठीक है। दूसरा आपका होगा ये हिंदी में पेप्टाइड्स। दूसरी कैटेगरी में हमने किस में बांटा है, पेप्टाइड्स में। पेप्टाइड्स में कौन कौन आएगा आपका, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन, ठीक है। अभी ये क्या करते हैं मैं अब इसके बारे में बात नहीं करूंगी, अभी बात करते हैं इसके बाद में। इसके बाद में तीसरी जो कैटेगरी है आपकी, वो होती है आपकी मोनोएमाइंस, ठीक है, जो एक ही प्रकार के एमाइन से मिलकर बने होते हैं। मोनोएमाइंस में आप लोगों के आता है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, हिस्टामिन, कितने हो गए, 3 हो गए। इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है डोपामाइन और सेरोटोनिन, यानी कि मोनोएमाइंस में कितने टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर है, 5, ठीक है। आपको नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, इसके बाद में हिस्टामिन, इसके
उसके बाद में डोपामाइन, डोपामाइन के बाद सेरोटोनिन। ये सारे के सारे आपके मोनोमर्स में आते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब ये मोनोमर्स में भी किस तरह से कैटेगराइज होते हैं वो अभी मैं बात करूंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद प्यूरिन्स, प्यूरिन्स में आपका होता है एडेंसिन। ठीक है, एडेंसिन के बाद में आप लोगों का होता है एडेंसिन ट्राइप्सिन, जिसको हम एटीपी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंग्लिश में ही आप लोगों को याद रखना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी, क्योंकि इनका कोई हिंदी वर्जन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए हालांकि मैंने कोशिश की है इसको हिंदी में लिखने की। ठीक है, चलिए एक होता है आपका गैसोट्रांसमीटर और एक होता है आपका एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, गैसोट्रांसमीटर में कौन कौन सा आ गया बच्चा? नाइट्रिक ऑक्साइड आ गया, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपके एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर के काम करते हैं। और एसिटाइल कोलाइन की कैटेगरी में एक ही आएगा आपका ACH, एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, अब एक एक करके इनके फंक्शन को समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, देखिए ये रहा आपका सारे। ठीक है, एक एक करके सारे के हम समझेंगे कि किसका क्या काम है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका शुरू होता है। ठीक है, चलिए ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे हम ACH की, किसकी बात करेंगे? एसिटाइल कोलाइन की। ACH एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है आपकी बॉडी में। ACH क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। जो ACH है हम लोगों का, ACH आपकी मेमोरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नई इंफॉर्मेशन को, नई मेमोरी को फॉर्म करने में ACH का बहुत बड़ा रोल होता है, एसिटाइल कोलाइन का। ठीक है, अब इसका नई मेमोरी में बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए ये हिप्पोकैम्पस में पाया जाता है। वैसे तो पूरी बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी में ACH जो है वो आपको मिलेगा, लेकिन स्पेशली याद रखिएगा CNS में भी, कहाँ पे? हिप्पोकैम्पस में ये सबसे ज्यादा मिलता है आप लोगों को ACH, क्योंकि नई इंफॉर्मेशन को, नई मेमोरी को क्या करने का, बनाने का काम ACH करता है। ठीक है, तो ACH हो गया आपका मेजरली ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर ये नहीं होगा, ठीक है, अगर ACH की आपकी बॉडी में, किसी की बॉडी में कमी हो जाती है, या किसी वजह से इसके जो ये जो रिलीज हो रहा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, तो अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी पर्टिकुलर पर्सन को हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, और क्या है? इनेबल मसल एक्शन। मसल एक्शंस जो होते हैं आपके, मसल सेक्शन में भी ACH रोल प्ले करता है। और आपको याद रखना है लर्निंग में और मेमोरी में, इन तीनों चीजों में सबसे ज्यादा रोल ACH प्ले करता है। अगर ACH जो है, अगर वो लेस हो गया या इनहेबिट हो गया, या कहीं ना कहीं अगर ACH की कमी हो जाती है, तो डेफिशिएंसी ऑफ ACH किसका कारण बनती है? अल्जाइमर का। अल्जाइमर क्या है? एक स्पेशल टाइप है किसकी? डिमेंशिया की। ठीक है, भूलने की बीमारी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये मैंने बता दिया। विथ अल्जाइमर डिजीज ACH प्रोड्यूसिंग न्यूरो डिटीरियोरेट। ठीक है, तो जब अल्जाइमर डिजीज हो जाती है ACH की वजह से, तो फिर जो नए न्यूरॉन्स बनते हैं वो डिटीरियोरेट हो जाते हैं, यानी कि नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए होपफुली आपको ACH समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। अच्छा, ACH जो है वो ग्लूटामेट का जो रेगुलेशन होता है आपकी बॉडी में, ग्लूटामेट भी आपकी लर्निंग और मेमोरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो कि नई इंफॉर्मेशन से रिलेटेड न्यूरॉन को क्रिएट करने की पावर होती है, उसमें ग्लूटामेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और उसको रेगुलेट करने का, बैलेंस करने का, सपोर्ट करने का काम कौन करता है? एसिटाइल कोलाइन करता है। इसलिए याद रखिएगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी में जो है वो आपका कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर उत्तरदायी है? तो वो ग्लूटामेट होता है। और उसका हेल्पर कौन होता है? उसका सहायक कौन होता है? ACH होता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब जब हम आगे बात करेंगे, हम देख लेते हैं थोड़ा सा डोपामाइन को। ठीक है, अब डोपामाइन क्या हो जाता है बच्चों, वो समझेंगे हम। तो डोपामाइन, जैसा कि आपको पता है, हम सब लोग कहीं ना कहीं डोपामाइन को जो है वो क्या करते हैं,
सुना हुआ होता है, हमें डोपामाइन के बारे में सबको पता होता है। तो ये बेसिकली रिवॉर्ड लर्निंग को लेकर के, ठीक है, यानी कि आपकी रिवॉर्ड लर्निंग, ठीक है, आपके अटेंशन, आपकी इमोशन, ठीक है, आपके प्लेजरेबल चीज़ों को लेकर के, एडिक्शन को लेकर के, ठीक है, अगर कोई चीज़, किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा नशे में चले जाते हैं, तो वो नशा जो है या वो जो ड्रग होता है उससे उनको क्या मिलता है, डोपामाइन मिलता है। तो डोपामाइन क्या करता है, इंस्टेंट प्लेजर देता है, ठीक है। तो इंस्टेंट प्लेजर देने का काम भी आपका कौन करता है, डोपामाइन करता है, ठीक है। तो डोपामाइन क्या हो गया, एक तरह से रिवॉर्ड लर्निंग, ठीक है, प्लेजरेबल थिंग्स के लिए एडिक्शन में कौन उत्तरदायी होता है, इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है वो डोपामाइन है। डोपामाइन मसल मूवमेंट के को लेकर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर डोपामाइन कहीं ना कहीं कम होता है, डोपामाइन की कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, इसकी वजह से पार्किंसन नाम की डिजीज हो जाती है। अब पार्किंसन नाम की डिजीज क्या होती है, पार्किंसन नाम की डिजीज जो कि आपकी बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी मूव नहीं करती है, बॉडी मूवमेंट में बॉडी एक पर्टिकुलर पोजीशन में स्टक हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, आपकी पार्किंसन होती है, ठीक है। अब पार्किंसन डिजीज में आप लोगों को ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये किसकी वजह से होता है, डोपामाइन की कमी की वजह से होता है। और एक और बात जो यहाँ पे आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि जो डोपामाइन है वो अगर आप एक्साइटेटरी बहुत ज़्यादा एक्सिस वे में आपकी बॉडी रिलीज कर रही है, तो इसकी वजह से सीजोफ्रेनिया नामक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो याद रखना है डोपामाइन के बारे में, ठीक है। चलिए, ओके। अच्छा, ये कौन सा है, मेजरली ये आपका एक्साइटेटरी है, लेकिन ये एज अ इनहेबिटरी न्यूरॉन भी काम करता है, ठीक है। तो ये एक्साइटेटरी भी है और इनहेबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है, और आपका ACH भी क्या है, दोनों है, यानी कि ये आपका एक्साइटेटरी प्लस इनहेबिटरी न्यूरॉन दोनों है, यानी कि उत्तेजक भी है और निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर भी ये है, ठीक है। ओके, होपफुली समझ आया होगा। चलते हैं आगे की साइड में, सेरोटोनिन की बात कर लेते हैं। सेरोटोनिन भी आपका एक्साइटेटरी, मेजरली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, बट कभी कभी ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी कार्य करता है, उसकी तरह भी काम करता है। तो इसलिए आपको सेरोटोनिन के लिए याद रखना है, ये दोनों की तरह काम करता है। चलते हैं आगे की साइड में कि ये करता क्या है। बेसिकली जो सेरोटोनिन है वो आपका कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, वो आपका फीलिंग गुड न्यूरोट्रांसमीटर है। जब आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, प्लेजरेबल, मतलब कि जब आप सेटिस्फाइड फील करते हैं, जब आप कंप्लीट फील करते हैं, तो उस समय जो न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है वो होता है सेरोटोनिन। अगर सेरोटोनिन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मूड को बैलेंस करने का काम कौन करता है, बेसिकली सेरोटोनिन। सेरोटोनिन मूड बैलेंस करने का काम करता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब के लिए भी उत्तरदायी कहीं ना कहीं सेरोटोनिन क्या होता है, क्लियर, ओके। तो होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी कि सेरोटोनिन क्या करता है, मूड में, हंगर में, है ना, भूख लगने में, इसमें, ठीक है, स्लीप पैटर्न में भी, अराउजल में भी, इन सब में न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा, सेरोटोनिन वर्क करता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करेंगे, ठीक है। अंडर सप्लाई लिंक टू डिप्रेशन, अगर इसका अंडर सप्लाई होगा यानी कि सेरोटोनिन कम हो जाएगा तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। आपने देखा होगा जो लोग, बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव लोग होते हैं, अगर उनको डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो एक डोज देते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं। बेसिकली वो इंजेक्शन जो होते हैं वो आपके सेरोटोनिन के होते हैं। तो सेरोटोनिन क्या कर देता है, बेसिकली आपके मूड को अच्छा करने का काम करवाता है, और आपकी जो निराशा होती है, डिप्रेशन होता है, वो कहीं ना कहीं सेरोटोनिन के डोज जो है उसको कम कर देते हैं ना। बेवकूफ बनाते हैं ना डॉक्टर्स, या इसलिए बेवकूफ नहीं बनना है, पहले से ही अपने सेरोटोनिन को लोअर जो है वो बैलेंस रखिए। किस तरह से बैलेंस रखेंगे, अच्छी बातें सोचिए, अच्छे कामों में इन्वॉल्व हो जाए, हर दिन वो काम कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, आपको मजा आता है, अपने लिए वक्त निकालिए, तो आपका सेरोटोनिन बैलेंस रहेगा और आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब देखते हैं थोड़ा सा नोरेपिनेफ्रिन। देखिए नोरेपिनेफ्रिन जो है बेसिकली तब रिलीज होता है जब, अच्छा ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, ये आपका प्योरली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। कौन सा है ये आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है।
ओनली एक्साइटेटरी। अब एक्साइटेटरी है मतलब क्या करेगा, देखो नोर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, जिसको नोर एड्रिनलिन या एड्रिनलिन न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से भी जाना जाता है। एड्रिनलिन से ये क्या होते हैं आपके रिलीज होते हैं। नोर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन करते क्या है, नोर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जब आप बहुत ज्यादा डेंजर की सिचुएशन में होते हैं या आप लोग डरे हुए होते हैं, फियर वाली कंडीशन में होते हैं, तो उस समय जो आप के अंदर जब आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही होती है, याद करिए जब आपके पीछे कोई डॉग पीछे लग गया है या आपका एकदम एक्सीडेंट होते होते कभी बचा हो या कोई एकदम से आपको मारने वाला हो और कोई आप पे बहुत ज्यादा स्कोल्ड कर रहा है, तो उस समय जो आपकी बॉडी की और आपकी सिचुएशन होती है, उस समय जो आपकी बॉडी रिलीज करती है वो नोर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज करती है। नोर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन अलर्टनेस के, अराउजल के बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है। तो नोर एपिनेफ्रिन एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो आपकी बॉडी की एक्टिविटी को क्या करता है, एकदम से बढ़ा देता है, ठीक है। ये फ्लाइट और फाइट मोड वाले सिचुएशन में जब आपकी बॉडी होती है तब रिलीज होता है। और अगर हम नर्वस सिस्टम में बात करें तो जब आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होती है आपकी बॉडी, है ना, सिंपैथेटिक जो कि फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन होती है, यानी कि जब आप खतरा फील कर रहे होते हैं या जब आप बहुत डरे हुए होते हैं, तो उस सिचुएशन में जो आप लोगों की बॉडी रिलीज करती है वो होती है आपकी नोर एपिनेफ्रिन। आप लोगों को याद रखना है ये मेजरली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये एक्टिवेट होता है, ठीक है। चलिए ओके, तो ये हो गया आपका, ये अंडर सप्लाई हो गया। अगर इसका कम होगा, अगर नोर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन अगर आपकी बॉडी में कम रिलीज होगा तो आपको सीजर हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, सीजर हो सकता है, ठीक है, ट्रेमर्स हो जाता है, इंसोम्निया हो सकता है। तो ये सारी की सारी दिक्कत जो है वो आप लोगों को होगी जब नोर एपिनेफ्रिन अगर कम रिलीज होगा तो, ठीक है। बात समझ आ गई। चलिए अगला है आपका ग्लूटामेट, सॉरी गाबा देख लेते हैं पहले। गाबा मैंने आप लोगों को बताया कि ये मोस्टली क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि ये एक्टिविटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। बात समझ आ गई। अब कम कर रहा है तो देखो क्या कर रहा है, काम किस में होता है, ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है आपका, ठीक है, क्लियर। चलिए अच्छा, ये वाला जो था ना आपका सीजर और ट्रीमर और इंसोम्निया, बेसिकली ये आपके गाबा की वजह से होता है, अंडर सप्लाई ऑफ गाबा, सॉरी फॉर द मिस्टेक, क्लियर। चलिए अब आपका अगर नोर एपिनेफ्रिन कम होता है तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। डिप्रेस्ड मूड के निशानी होती है। डिप्रेस्ड मूड में कौन कौन रोल प्ले कर रहा है, आपका नोर एपिनेफ्रिन कर रहा है और सेरोटोनिन कर रहा है, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं गाबा की। तो गाबा क्या होगा आपका, अंडर सप्लाई कर, सॉरी जो गाबा है आपका बेसिकली वो कौन सी एक्टिविटी है, वो आपकी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये एक्टिविटी को, सिग्नल की एक्टिविटी को बेसिकली क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। चलिए फटाफट से इस चीज को खत्म करते हैं। चलिए तो बेसिकली आपका गाबा मैंने आपको बताया ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, और ये आपके मोटर मूवमेंट में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। रिलैक्स रहने में आपकी हेल्प करता है, मोटर मूवमेंट में रिलैक्स रहने में, एंजाइटी को दूर करने में भी आपका गाबा जो है वो रोल प्ले करता है। और अगर इसकी इनहिबिटरी हो गई तो आपको सीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, आपको मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपको और कैसे भी इंसोम्निया हो सकता है, ट्रीमर्स हो सकते हैं, आपकी बॉडी में है ना कपकपाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जो आपका गाबा है वो कम होगा तो आपको ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। वेरी गुड, चलते हैं आगे की साइड पे। ग्लूटामेट देख लेते हैं, ग्लूटामेट क्या होगा आपका। देखिए ग्लूटामेट जो है आपका, मैंने बताया था नई मेमोरी को जनरेट करने में ग्लूटामेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी में भी ग्लूटामेट ही अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। अब ग्लूटामेट जो है वो आपका एक मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। एक्साइटेटरी यानी कि एक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। और किस में जुड़ा हुआ होता है, मेमोरी में, याद रखिएगा। मेमोरी में एक और कौन रोल प्ले करता है, एसीएच, जो इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। और अगर इसका ओवर सप्लाई होगा तो ओवर एस्टिमेट ब्रेन हो जाएगा, ठीक है, और माइग्रेशन और सीजर की समस्या हो सकती है। अगर इसका ओवर सप्लाई होगा मतलब ज्यादा हो जाएगा, और अगर कम हो जाएगा तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, जो कि बाद में चल करके आपकी याद करने की क्षमता को, ध्यान रखने की क्षमता को खत्म कर देगी, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं, तो ये सारे हैं, आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, इसमें एक और हिस्टामिन नहीं है, मैं आपको हिस्टामिन के बारे में पढ़ा देती हूँ कि हिस्टामिन क्या होता है। ठीक है, चलिए हिस्टामिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो हिस्टामिन है बेसिकली आपका, ये एक तरह से आपका कौन सा है, ये आपका तीनों तरह से काम करता है गाइज, याद रखिएगा, है ना। हिस्टामिन कौन सा, हिस्टामिन जो है बेसिकली वो आपका इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। तो इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम जो है, इम्यूनिटी को बैलेंस करने का काम जो है, वो हिस्टामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर करता है। ये क्या एक तरह से आपके कभी कभी न्यूरोमॉड्यूलेटर की तरह भी काम करता है, एक्साइटेटर की तरह भी करता है, और इनहिबिटर तरह की भी ये वर्क करता है, यानी कि तीनों तरीके से वर्क करता है। तो आप लोगों को याद रखना है मेनली किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है, आपका किसके लिए उत्तरदायी बताया मैंने आपको, सबसे ज़्यादा ये याद रखिएगा, इम्यून सिस्टम के लिए वर्क करता है, यानी कि आपके शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा आपको एक और याद रखना है, इसके अलावा जो है वो आपको याद रखना है मेलेटनिन। मेलेटनिन, अब जो मेलेटनिन है ये आपका किसके लिए उत्तरदायी होता है, ये आपका स्लीप साइकिल के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, स्लीपिंग में आपका मेलेटनिन रिलीज होता है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी मेरी बात कि व्हाट एम आई टेलिंग यू। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। डन, चलिए ओके, लेट्स गो अहेड एंड बात करते हैं आगे की साइड हम लोग। ठीक है, ये है ना, मैंने आपको अभी जो न्यूरोट्रांसमीटर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके बताया है, आप लोगों के सामने ये वही चीज़ें हैं। ठीक है, एसिटाइलकोलाइन। अच्छा, ये एक तरह से याद रखना, जब ये न्यूरोट्रांसमीटर इनकी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो जाती है तो कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है हमको वो देखना है। ठीक है, इन सब डेफिशिएंसीज की वजह से ये जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर इनमें से किसी की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में होती है या कम हो जाता है तो क्या क्या बीमारियां होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, वो देख लेते हैं एक एक बार। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो देखिएगा एसिटाइलकोलाइन, अगर ये कम हो गया तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा, अल्जाइमर होगा, है ना, डिमेंशिया हो सकता है। अगर आपका एमिनो एसिड कौन से था, मैंने बताया आपको, गाबा, ग्लूटामेट, अगर ये कम होते हैं तो क्या क्या होता है, सीजर्स हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, हंटिंगटन डिजीज हो सकता है, क्रोनिक फटीग हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, अगर आपका जो एमाइन है, एमाइन कितने टाइप की होती है, बेसिकली दो टाइप में इसको डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका कैटेकोलेमाइन और एक होता है इंडोलेमाइन। जो कैटेकोलेमाइन है इसमें आपका कौन कौन आता है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामाइन। ठीक है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामाइन जो है ये क्या करते हैं, अगर लो हो जाते हैं आपकी बॉडी में, कम हो जाते हैं, तो सीजोफ्रेनिया हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एडिसन डिजीज हो सकती है, पार्किंसन डिजीज, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी की सारी प्रॉब्लम अगर कैटेकोलेमाइन से बनने वाले आपके ये तीन न्यूरोट्रांसमीटर जो है अगर ये कम होता है आपकी बॉडी में तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें इंडोलेमाइन में कौन कौन आता है आपका, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चों ये। ठीक है, सेरोटोनिन और हिस्टामिन अगर आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं तो क्या हो सकता है, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाएगा, है ना, पार्किंसन डिजीज हो सकती है, सीजर हो सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पे भी हो सकते हैं। इन सबके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। और न्यूरोट्रांसमीटर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को अगर नहीं समझ आया तो एक बार और देख लीजिएगा आप लोग, आपको सब समझ आ जाएगा। और इन सबको नोट्स बना करके बार बार रिवाइज कीजिएगा, आपको परफेक्टली याद हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि आपका CNS और PNS। तो स्टे ट्यून्ड गाइज, और मेहनत कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, लिख करके पढ़िए, डेफिनेटली आपसे सब हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।